वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, मरहबा। मेरा नाम है मियां अदनान और मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से ज़ियाउर रहमान। आप सब लोगों का स्वागत इस हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एज यू नो, वी आर द स्टूडेंट। हम लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं चीज़ों को, डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं जो कि पढ़ने में आपको एक तरह से मुश्किल होता है, Yes, तो तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा Yes, होता तो है। हमने अच्छे अच्छे कुछ क्रिएटर्स ढूंढे हैं, स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एक्चुअली, फॉर दोज हु आर विजिटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट ऑन दिस चैनल। तो हमारे नेबरिंग जो कंट्री है उनने यूट्यूब पर वो एक टाइम पे राज कर रहे हैं और राज बाकी कर रहे हैं। हर किस्म के कंटेंट के अंदर, एजुकेशनल से लेकर एंटरटेनमेंट तक, इंडिया इज एवरीवेयर। यस, तो हमने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया उनको फॉलो करना। और उनकी वीडियोस बहुत शानदार होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मौका मिलता है। और इसी तरह के एक कंटेंट क्रिएटर की वीडियो अभी दोबारा से हमारे सामने मौजूद है और इनको पहले भी हम 2-3 दफा सुन चुके हैं जी। और उनके बारे में बात कर चुके हैं और ही इज काइंड ऑफ माय फेवरेट राइट नाउ। इंडियन यूट्यूबर्स के अंदर से सबसे ज्यादा बेहतरीन यही काम कर रहे हैं। इनका नाम है ध्रुव राठी। इससे पहले इनकी 2-3 वीडियोस पे हम दोनों रिएक्ट कर चुके हैं, तो आज मेरे ख्याल में बगैर किसी देरी के स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि अभी के हिस्ट्री में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे गुजरे हैं जो तकरीबन पूरी दुनिया में के लिटरेचर में कहीं ना कहीं उनका Yes. नाम एटलीस्ट वो नाम गुजरा हुआ होगा उनके कहीं ना किसी स्टोरी में, किसी रिवायत में, Yes. किसी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह हम ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया का कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है। Yes. दुनिया की खित्ते के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, अच्छा या बुरा। अच्छा या बुरा। जी, जिस तरह से हिटलर का भी अपना एक इम्पैक्ट था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, यस, और दूसरी तरफ एडिसन जैसे लोग भी थे यहाँ जी। पे, चार्ली, Yeah. विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, इस तरह के लोग भी गुजरे जिन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है हिस्ट्री में। यस, एंड अगेन इसी तरह का हमारे पास एक नाम मौजूद है जिसने अपना हिस्ट्री में अपना नाम बनवाया। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद फैसला करेंगे और हमारे सुनने के बाद भी कि ये अच्छा कैरेक्टर था, बुरा था, क्या था। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसका टाइटल है हाउ नेपोलियन कंकर्ड यूरोप। वाज ही अ हीरो और अ विलन बाय ध्रुव राठी। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इकट्ठे जानते हैं। थोड़ा बहुत हमें भी जो पढ़ा है ज्यादा डिटेल नहीं पता। तो ये वीडियो होने जा रही है 31 मिनट 49 सेकंड की। ओके, बट पता नहीं चलता, ये बंदा जिस तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी एंडिंग में डिस्कस करेंगे चीजों को। जिया भाई, प्लीज डू द ऑनर टू स्टार्ट दिस नमस्कार वीडियो। दोस्तों, दुनिया के सबसे जाबाज मिलिट्री कमांडर्स में से एक, यूरोप के सबसे ताकतवर महाराजा, I found the crown of France in the gutter. Place it atop my own head. नेपोलियन बोनापार्ट। ये है तो इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल लोगों में से एक थी, जहां एक तरफ लोग इनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी सत्ता की भूख को क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि कैसे इनके हाथों लाखों लोग मारे गए। क्या सच्चाई है यहाँ पर? क्या ये एक जनता के हीरो थे या फिर ये थे एक दुष्ट विलन? जल्द ही 24 नवंबर को सिनेमा हॉल्स में डायरेक्टर रिडली स्कॉट की नई फिल्म आ रही है, नेपोलियन। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ग्लैडिएटर, द मार्शियन और प्रोमेथियस जैसी फिल्में बनाई हैं। ट्रेलर देखकर तो ये फिल्म बहुत दिलचस्प लगती है और इसमें नेपोलियन का किरदार निभा रहे हैं वॉकिन फीनिक्स, वही एक्टर जिन्होंने जोकर का रोल प्ले किया था। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा। आइए जानते हैं आज के इस बंदे की टाइमिंग बहुत परफेक्ट, बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलता है। नेपोलियन बोनापार्ट। वीडियो 614। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त साल 1769 में कोर्सिका नाम के एक आइलैंड पर। नक्शे में देखिए, ये काफी बड़ा सा आइलैंड है इटली और फ्रांस के देशों के बीच। ये वही आइलैंड है वैसे जहां पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की तमाशा फिल्म का मटर गश्ती गाना शूट किया गया था। उस जमाने में 1700s का जो समय था, कोर्सिका पर राज था एक ऐसे देश का जो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता, रिपब्लिक ऑफ जेनुआ। इस देश का झंडा कुछ ऐसा दिखता था और कई सारी टेरिटरीज जो आज के दिन के इटली और ग्रीस का हिस्सा है वो इस देश के कंट्रोल में थी। इनमें से एक टेरिटरी कोर्सिका की भी थी, लेकिन कोर्सिका में रहने वाले लोग इससे तंग आ चुके थे। कोर्सिकन लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी कि हमें एक आजाद देश बनना है, और आजादी के इस संघर्ष को लीड कर रहे थे ये इंसान पास्क्वाले पाओली। बचपन में नेपोलियन भी एक कोर्सिकन नेशनलिस्ट थे और वो पाओली को अपने आइडल की तरह देखते थे। 1760s तक आते आते कोर्सिका में लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी और ये छोटा सा रिपब्लिक ऑफ जेनुआ का देश वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ था, ये इससे तंग आ चुका था। तो 1768 में ये डिसाइड करते हैं कि इस कोर्सिका के आइलैंड को
बेच डालेंगे। लिटरली ये आइलैंड को बेच देते हैं फ्रांस को। कॉर्सिका के फ्रीडम फाइटर्स इससे बहुत नाखुश थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। फ्रांस जितनी बड़ी इंपीरियल पावर से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। अगले साल 1769 में एक लड़ाई होती है फ्रेंच आर्मी और इनके बीच में, जिसे बैटल ऑफ पोंटे नोवू कहा जाता है, और बड़ी ही आसानी से फ्रांस इस लड़ाई को जीत जाता है और कॉर्सिका का देश फ्रेंच टेरिटरी बन जाता है। इसके कुछ महीने बाद नेपोलियन का जन्म होता है और नेपोलियन के पिता कार्लो एक लॉयर थे जो खुद कॉर्सिका की आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर्स के साथ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्रेंच आर्मी इस लड़ाई को जीतती है, पाओली को देश छोड़कर भागना पड़ता है और नेपोलियन के पिता कार्लो अपनी साइड बदल लेते हैं। नेपोलियन के पिता इस हद तक बन जाते हैं कि वो कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ऊपर उठते रहते हैं। उन्हें खुद 1777 तक वो कॉर्सिका के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं टू द कोर्ट ऑफ द न्यू फ्रेंच राजा लुइस द 16। ये सब देखकर नेपोलियन बड़े परेशान होते थे। वो अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी राय में उनके पिता एक नंबर के कायर थे और भगोड़े थे। कायर था, गुस्से था, भगोड़ा था। लेकिन फिर भी उनके बाप के कनेक्शंस की वजह से ही नेपोलियन और उनके भाई जोसेफ को स्कॉलरशिप्स मिल पाई, और इसी की मदद से ही नेपोलियन को फ्रेंच मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। पढ़ाई करते वक्त नेपोलियन फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स के बच्चों से गिले रहते थे। बाकी बच्चे स्कूल में इनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि इनका एक्सेंट थोड़ा सा अलग था, लेकिन ये भी ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते थे क्योंकि इनकी राय में फ्रेंच लोग यहाँ पर कॉलोनाइजर्स थे और इनका सपना था कि अपने देश कॉर्सिका को एक दिन आजादी दिला कर रहेंगे। इसलिए स्कूल में नेपोलियन बड़े अकेले रहे और इन्हें सहारा मिला तो सिर्फ किताबों का। इनलाइटनमेंट एज के फिलोसोफर जॉन जॉक्स रूसो छोटे नेपोलियन को बड़े पसंद थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि रूसो कॉर्सिका की आजादी की बात करते थे, कॉर्सिका के लोगों को बहादुर ठहराते थे। लेकिन फिलोसफी के अलावा नेपोलियन को मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी बड़ा इंटरेस्ट था और इन सारे सब्जेक्ट्स में नेपोलियन बड़ा एक्सेल करते थे। इनकी एक सबसे पसंदीदा किताब थी प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स। 48 एंशिएंट लोगों की बायोग्राफीज इस किताब में लिखी गई थी। अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर जैसे लोगों की बायोग्राफीज इसमें लिखी थी और नेपोलियन अपने आप को सीजर से कंपेयर करते। स्कूल खत्म करने के बाद नेपोलियन ने पेरिस में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी और अपनी स्पेशलाइजेशन आर्टिलरी में करी। यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद इन्हें फ्रेंच आर्मी में रॉयल आर्टिलरी का सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया। लेकिन इस पूरे समय में ये अक्सर कॉर्सिका वापस जाते थे और अभी भी पास्कुआले पाओली को आइडलाइज करते थे। लेकिन फिर आता है साल 1789, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिला। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर मैंने अपना एक पूरा अलग से वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। जब ऐसा होता है तो कॉर्सिका का आइलैंड इस नई फ्रेंच नेशनल असेंबली के अंदर आ जाता है और पास्कुआले पाओली को माफ कर दिया जाता है। वो अपने 20 साल के एग्जाइल से वापस लौटते हैं और घर पर उन्हें वापस वेलकम करने वाले लोगों में से एक नेपोलियन भी थे। कॉर्सिका में दोबारा से इलेक्शंस बुलाई जाती है और पाओली इन इलेक्शंस को जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस समय तक नेपोलियन के गद्दार पिता की डेथ हो चुकी थी और नेपोलियन खुद पाओली को आइडलाइज करते थे, लेकिन फिर भी पाओली नेपोलियन के परिवार को माफ नहीं करते। पाओली कहते हैं कि ऐसे गद्दार परिवारों को हम कॉर्सिका में रहने नहीं दे सकते, तो नेपोलियन और उनके परिवार को कॉर्सिका छोड़कर जाना पड़ता है और वो फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं जून 1793 में। इसके बाद पाओली फ्रेंच रेवोल्यूशनरी असेंबली के साथ अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और उनके दुश्मन ब्रिटिश की मदद लेते हैं। यही कारण कि 1794 में एक एंग्लो कॉर्सिकन किंगडम की स्थापना होती है। फ्रांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है कॉर्सिका से और कॉर्सिका एक पपेट स्टेट बन जाता है ब्रिटिश के अंदर। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 साल तक ही रहता है। 1796 में फ्रांस ब्रिटिश पर हमला बोल देता है और एक बार फिर से कॉर्सिका फ्रेंच रूल के अंडर आ जाता है। इस वक्त फ्रांस में अपनी खुद की एक सिविल वॉर चल रही थी। बहुत से अलग अलग फैक्शंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के, कुछ काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे, अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। 1793 में क्या होता है कि एक पॉलिटिकल ग्रुप जिसका नाम जेकबिन्स है वो पावर में आते हैं और सरकार बनाते हैं फ्रांस में। इस ग्रुप को लीड किया जा रहा था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के द्वारा। ऐसे समय में नेपोलियन एक पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखते हैं जिसमें वो जेकबिन सरकार को अपना सपोर्ट जताते हैं। जेकबिन के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के भाई इस पैम्फलेट को पढ़ते हैं और काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इससे नेपोलियन को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। फिर सितंबर 1793 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद नेपोलियन की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। एक फ्रेंच नेवल बेस था टूलोन नाम से, यहाँ पर एक अपराइजिंग देखने को मिल रही थी। एक
किसी ग्रुप के द्वारा, और फिर बाद में ब्रिटिश फोर्सेस ने भी यहाँ पर हमला बोल दिया था। फ्रेंच आर्मी की तरफ से नेपोलियन को भेजा गया था यहाँ का कमांड संभालने के लिए। नेपोलियन की पोजीशन इस वक्त थी सीनियर गनर एंड आर्टिलरी कमांडर। इन्होंने इस लड़ाई को जीतने के लिए एक प्लान बनाया जो अपने कमांडर्स के साथ शेयर किया। ये कहा कि देखो, पहले हम उस फोर्ट पर कब्जा करते हैं, फिर वहां से हम उस पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे और हमारी गन्स जो है वहां से डोमिनेट कर पाएंगे। हम ब्रिटिश की जहाजों पर उस जगह से हमला बोल सकते हैं। शिप्स, जब इस प्लान को एक्शन Yes, में लाया गया और तो करने के लिए नेपोलियन ने सबसे ज्यादा बहुत ही ships का बहादुरी से इस्तेमाल। लड़ाई करी। उन्हें एक भारी इंजरी भी हुई, लेकिन 3 महीने बाद फ्रेंच क्योंकि आर्मी को आइलैंड अपनी तक है। जीत मिलती है। फ्रेंच आर्मी के जनरल डुगोमेर नेपोलियन के बारे में कहते हैं, मेरे पास बोनापार्ट की मेरिट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द नहीं है। खूब सारी टेक्निकल स्किल, उतनी ही इंटेलिजेंस और बहुत ज्यादा बहादुरी। नेपोलियन एक कमाल के इंसान है। इस लड़ाई के बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल की रैंक दे दी गई है। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि नेपोलियन की उम्र इस वक्त सिर्फ 24 साल में ब्रिगेडियर बाकी जनरल। फ्रांस में इस वक्त हालत अभी भी बहुत It's खराब है। impressive. सिविल वॉर जारी थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी कुछ रिफॉर्म्स लाने की, जैसे कि यूनिवर्सल मेल सफरेज, 18 साल से ऊपर सभी आदमियों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए। औरतों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, लेकिन औरतों के लिए भी कई रिफॉर्म्स इस वक्त लाए गए, जैसे कि औरतों को डिवोर्स का अधिकार दिया गया। इससे पहले कभी भी एक औरत डिवोर्स की मांग नहीं कर सकती थी। फिर राइट टू एजुकेशन और वर्क औरतों के लिए भी एक्सटेंड किया गया। रॉबेस्पियर ने ना सिर्फ फ्रांस में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, बल्कि फ्रेंच कॉलोनीज में भी स्लेवरी पर बैन लगाया गया। यही कारण है कि अगर आज के दिन भी अगर आप कभी फ्रांस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कई सारी सड़कें और मेट्रो स्टेशंस को रॉबेस्पियर के नाम पर रखा गया है। लेकिन रॉबेस्पियर भी एक्चुअली में काफी कंट्रोवर्शियल इंसान थे, क्योंकि इनके समय हमें देखने को मिली द रेन ऑफ टेरर। इनकी सरकार को जब भी लगता कि कोई भी इंसान हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ है, उनको जाकर मार दिया जाता। सिर्फ थोड़ा सा शक होने पर लोगों को मारा गया। इस पीरियड के दौरान कम से कम 20,000 फ्रेंच लोग मारे गए। इसके साथ-साथ ही फ्रांस से कुछ नोट्स करने हैं। क्रिश्चियनिटी को चलो। खत्म करने का काम भी इन्होंने शुरू किया। चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी उन्हें सरकार ने कॉन्फिस्केट कर ली। इनकी सरकार ने कहा कि अब से सिर्फ एक सुप्रीम गॉड को माना जाएगा, और इस भगवान की सर्विस तभी होगी जब आप अपनी ड्यूटी करोगे बेसहाय लोगों को मदद करने की। इतने सारे हल्ले और इंस्टेबिलिटी के बीच जुलाई 1794 में जेकोबिन्स की सरकार के खिलाफ एक कू देखने को मिलता है। इस सरकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और रॉबेस्पियर को भी जान से मार दिया जाता है। अगस्त 1794, क्योंकि नेपोलियन इस सरकार के फेवर में थे, जो टॉप पर होता है उसकी एंडिंग बड़ी लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं खुद को डिफेंड करने की, तो Throughout कुछ ही history हफ्तों नगर बाद में। उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। इस कू को करने वाले एक फेमस इंसान थे पॉल बरास। ये नेपोलियन को सीज ऑफ टुलों के समय से जानते थे। धीरे धीरे इन्हें बहुत पसंद करने लगे। अक्टूबर 1795 में नेपोलियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एक रेवोल्यूशन को दबाने की। फ्रेंच आर्मी की जो फोर्सेस थी वो आउटनंबर्ड थी 1 to 6, लेकिन कुछ 40 तोपों का इस्तेमाल करके और थोड़ी सी इन्फेंट्री के साथ नेपोलियन ने 2 घंटे के अंदर अंदर उस रेवोल्यूशन को दबा दिया। पॉल बरास इससे इतना खुश हुए कि अब नेपोलियन को जनरल की रैंक दे दी गई। नेपोलियन एक नेशनल हीरो बन गए। जनरल नेपोलियन की उम्र इस वक्त सिर्फ 27 साल थी और वो फ्रेंच आर्मी के जनरल थे। कुछ महीने बाद इन्हें कमांड दिया जाता है आर्मी ऑफ इटली का। इसका मतलब इटालियन आर्मी नहीं है, इसका मतलब है फ्रेंच आर्मी जो इटली में अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है, उसे आर्मी ऑफ इटली बुलाते थे। इस आर्मी के लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था और कोई सप्लाईज भी नहीं थी। नेपोलियन ने अपने लोगों को मोटिवेट किया बड़ी ही कमाल की स्पीचेस देकर। इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन के बिना कोई जीत नहीं होती, लेकिन जीतने के बाद कॉन्कर टेरिटरी से लूटना और चोरी करना भी कोई बहादुरी की चीज नहीं, बल्कि सिर्फ कायर लोग ऐसा करते हैं। तो नेपोलियन की आर्मीज ने कभी कोई चोरी या लूटमारी नहीं करी, लेकिन नेपोलियन ने आर्ट जरूर चुराई। सही सुना आपने, नेपोलियन को आर्ट का बहुत शौक था, क्योंकि वो पेरिस में एक यूनिवर्सल म्यूजियम बनाना चाहते थे जहां पर एक बड़ी कलेक्शन हो दुनिया भर के आर्ट वर्क्स। कई सालों बाद जाकर नेपोलियन ने लूव्र म्यूजियम का नाम भी बदल दिया था, अपने नाम पर कर दिया था उस म्यूजियम का नाम। लेकिन अभी हम अपनी आर्मी ऑफ इटली पर वापस आए तो नेपोलियन ने एक बड़ी फेमस लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रियंस के खिलाफ, जिसे बैटल ऑफ आर्कोल बुलाया जाता है। इस लड़ाई को इस फेमस पेंटिंग में भी दर्शाया गया है। नेपोलियन की टैक्टिक्स थी कि जल्दी से ट्रूप्स को मूव किया जाए इधर से उधर अलग अलग फॉर्मेशंस में और दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक किया जाए। इसी के चलते नेपोलियन ने ये बैटल ऑफ आर्कोल जीती।
साल 1798 में फ्रांस प्लान कर रहा था कि ब्रिटिश आइल्स पर इन्वेजन किया जाए, लेकिन जब नेपोलियन को पेरिस वापस बुलाया गया तो नेपोलियन ने लड़ाई लड़ने से मना कर दी। नेपोलियन का कहना था कि ब्रिटिश नेवी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, अभी कोई फायदा नहीं इन्वेजन करने का। इसकी जगह नेपोलियन ने सजेस्ट किया कि एक मेडिटेरेनियन में कैंपेन करते हैं, हम साउथ में जाकर इजिप्ट के देश को कैप्चर करते हैं और ब्रिटिश का हम रास्ता रोक देते हैं इंडिया तक का। इसके बाद नेपोलियन का प्लान था कि मैसूर के टीपू सुल्तान की मदद करेंगे, पुर्तगाली भी आए थे और ये भी तो अपनी इस मेडिटेरेनियन कैंपेन की शुरुआत करते हैं नेपोलियन 40,000 सोल्जर्स के साथ। कई सारे जहाजों में बिठाकर ये सोल्जर्स रवाना होते हैं टूलोन के शहर से। नेपोलियन अपने साथ सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि 160 से ज्यादा साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट भी लेकर जा रहे थे। इन लोगों का काम था कि जो भी नई चीजें ये नए देशों में जाकर सीखते हैं, जो भी वैल्यूएबल नॉलेज इन्हें मिलती है, उसे इकट्ठा करके रिकॉर्ड किया जाए। नेपोलियन की आर्मी साउथ की तरफ आगे बढ़ती है। सबसे पहले माल्टा के आइलैंड को कैप्चर किया जाता है। उसके बाद ये लैंड करते हैं इजिप्शियन कोस्ट पर अलेक्जेंड्रिया में। यहाँ छिड़ती है बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रिया और बैटल ऑफ पिरामिड्स। Following the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Conquering Egypt. Destined for greatness. यहाँ पर ये ऑटोमन की आर्मी और वहाँ के लोकल राजाओं को हराते हैं। फ्रेंच झंडा लहराया जाता है सिटाडेल ऑफ काइट बे पर। ये फोर्ट्रेस जो कि आज के दिन सल्तनत उस्मानिया जब वो ट्रेडिशनल नेपोलियन एक इंस्टीट्यूट वेज पर चल रहे थे और ये फिर गोला बारूद साथ लाए। सिस्टमैटिक स्टडी करना इजिप्ट के, इस वजह से कहते हैं इन्वेंशन जो है ना बहुत जरूरी और है। साथ ही साथ इनलाइटनमेंट की विचारधारा को इजिप्ट तक फैलाना। लेकिन नेपोलियन का ये प्लान ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद अगस्त 1798 में ब्रिटिश नेवी की एक बड़ी फ्लीट आकर फ्रेंच पर हमला बोल देती है। ढेरों फ्रेंच जहाज तबाह हो जाते हैं, फ्रेंच एडमिरल भी मारा जाता है। इस लड़ाई को बुलाया जाता है द बैटल ऑफ नाइट। इस हिस्टोरिक पेज में आप देख सकते हैं कि कैसे कई सारे फ्रेंच जहाज खत्म हो चुके हैं। करीब एक साल बाद अगस्त 1799 में फ्रेंच आर्मी की लगातार हार के बाद नेपोलियन अपनी आर्मी को छोड़कर सीक्रेटली इजिप्ट से भागने लगते हैं। नेपोलियन की ये मिलिट्री कैंपेन एक बहुत बड़ा फेलियर रहती है। इंडिया तक पहुंचकर टीपू सुल्तान की मदद करना तो छोड़ो, इजिप्ट भी नेपोलियन के हाथों से निकल जाता है और माल्टा जो सबसे पहले ये बंदा वो भी ब्रिटिश टीपू सुल्तान की मदद के लिए आ रहा था। Yes, against the Britishers. ओके। आप पूछोगे कि इस फेलियर को मेंशन करने का क्या तुक बना? इसके पीछे दो कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इवन दो ये कैंपेन मिलिट्री वाइज फेल रहती है, लेकिन फिर भी ये कैंपेन साइंटिफिकली सक्सेसफुल रहती है। इस कैंपेन में सबसे बड़ी डिस्कवरी करी जाती है फेमस रोजेटा स्टोन की, एक ऐसा पत्थर जिस पर सेम मैसेज 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा है। इसकी मदद से हम एंशिएंट इजिप्शियन हीरोग्लिफिक्स की भाषा को समझ पाते हैं। इस पत्थर की बात मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो में भी करी थी। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो इस पत्थर के बारे में तो उस वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंच साइंटिस्ट ने कई डिस्कवरीज करी कि किस तरीके के पेड़ पौधे इजिप्ट में पाए जाते हैं, इजिप्ट की टोपोग्राफी कैसी है, बिल्डिंग्स का डिजाइन कैसा है, इजिप्शियन जार्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। और दूसरा कारण ये फेल्ड कैंपेन जरूरी क्यों है, वो ये कि नेपोलियन जब फ्रांस वापस लौटते हैं तो वो किसी लूजर की तरह वापस नहीं लौटते, बल्कि हीरो की तरह उनका तालियों से स्वागत किया जाता है। आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, वहां नेपोलियन सारी चीजें हार कर अपनी आर्मी को छोड़कर भाग कर आ रहा है और फिर भी इसे हीरो की तरह देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण था दोस्तों नेपोलियन के फेवर में चल रहा प्रोपेगेंडा प्रोमैक्स। कई सालों से अखबारों से लेकर पेंटिंग्स और स्केचेस में, ऑफिशियल बुलेटिन से लेकर गानों और पोएम्स तक फ्रांस में हर जगह नेपोलियन की तारीफ करी जा रही थी। 6 अखबार थे उस जमाने में फ्रांस में, इनमें से कुछ की स्थापना तो नेपोलियन ने खुद करी, कुछ अखबारों का कवर कर लिया था नेपोलियन ने। इन अखबारों में खबरें छपती थी अलग अलग लड़ाइयों की, और इन खबरों में जो कहानियां होती थी वो नेपोलियन ने खुद बोली होती थी। नेपोलियन खुद को ऐसा दिखाते थे कि ये बड़े ही नॉलेजेबल इंसान। ढेरों पॉजिटिव पेंटिंग्स और स्केचेस का इस्तेमाल किया जाता था इनकी हीरोइक बैटल्स दर्शाने के लिए। जब इन्होंने अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन के लिए साइंटिस्ट को चूज किया था तो अखबार ने 7 पन्ने भर दिए थे, एक मिनट बाय मिनट डिटेल लिखते हुए उस मीटिंग। जो सोल्जर्स को ये भाषण दिया करते थे सारे के सारे अखबार में छपते थे। इसके अलावा नेपोलियन की बचपन की कहानियां भी अखबारों में छपती थी जो एक्चुअली में हुई भी नहीं थी। इमेजिनरी कहानियां बनाई जाती थी, नेपोलियन बचपन में ऐसे थे, नेपोलियन ने बचपन में ये महान काम किया था। बड़ी दिलचस्प कहानी है नेपोलियन के प्यार जोसेफिन की थी। इस रोमांटिक रिलेशनशिप को फिल्म में बहुत गहराई से दर्शाया गया है।
डायरेक्टर रिडली स्कॉट का कहना है कि नेपोलियन ने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया जोसेफिन के प्यार को जीतने के लिए, लेकिन जब वो उन्हें नहीं जीत पाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसी प्रोसेस में खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कहानी की ज्यादा बात मैं वीडियो में करूंगा नहीं, ये आप मूवी देखकर समझ लेना। लेकिन अपने प्रोपेगेंडा के इशू पर वापस आए तो इन प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स को देखो। एक ये पेंटिंग जिसे नेपोलियन ने खुद कमीशन किया था, इसमें दिखा रखा है कि नेपोलियन अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन पर निकल रहे हैं। कैसे जब ये जाफा पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं। इस पेंटिंग में ऑलमोस्ट इन्हें जीसस क्राइस्ट की तरह दिखा रखा है। एक और एग्जांपल के तौर पे इस पेंटिंग को देखो जिसमें बैटल ऑफ मरेंगो दिखाई है, जो फ्रेंच आर्मी ने ऑस्ट्रियंस के खिलाफ लड़ी थी 1800 में। इस पेंटिंग में नेपोलियन को दिखा रखा है कि वो घोड़े पर बैठकर आल्प्स की पहाड़ियां क्रॉस कर रहे हैं। नोट करने वाली चीज ये है कि अलेक्जेंडर के स्कल्पचर से ये पेंटिंग कितनी इंस्पायर्ड है। और ये भी एक प्रोपेगेंडा पेंटिंग क्यों है, क्योंकि नेपोलियन ने इस तरीके से पहाड़ी को क्रॉस नहीं किया था। साल 1850 में बनाई गई इस पेंटिंग को देखिए, इस तरीके से उन्होंने पहाड़ी को क्रॉस किया था, एक खच्चर पर बैठकर, और सामने कोई किसान उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लेकिन प्रोपेगेंडा पेंटिंग में क्या दिखाया है, वाह, इस तरीके से हीरो की तरह घोड़े पर बैठे हैं और पहाड़ी के ऊपर से कूद रहे हो मानो। ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था नेपोलियन का असली मकसद पूरा करने के लिए, नेपोलियन का फाइनल एम्बिशन, सत्ता हासिल करना। इजिप्ट से जब वापस फ्रांस लौटे नेपोलियन तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फ्रांस में, और करप्शन की कई रिपोर्ट सामने आ रही थी। तो नवंबर 1799 में वो एक coup करते हैं, उस वक्त की सरकार को खारिज करते हैं और अपनी एक नई कॉन्सुलेट सरकार बनाते हैं, जिसमें नेपोलियन खुद पहले काउंसिल बनते हैं सरकार के। 2 और लोगों को एडिंग काउंसिल्स रखा जाता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है फ्रांस में ज्यादातर लोगों को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा से इतने प्रभावित हो गए थे। नेपोलियन को एक ऐसे इंसान की तरह दर्शाया गया कि ये तो एक ऐसे इंसान है जो पॉलिटिक्स से ऊपर हटके हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं वो फ्रेंच नेशनल इंटरेस्ट में है, हमारे मुल्क में बारहा ये होता है, आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए किया जा रहा है। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन पर जनता का अप्रूवल लेने के लिए एक रेफरेंडम कराया जाता है फ्रांस। नेपोलियन के भाई लूसियन मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे फ्रांस में, वो रेफरेंडम के रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं। बताते हैं कि करीब 30,13,000 लोगों ने वोट किया और इसमें से 99.9% लोगों ने कहा है कि वो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है। वाह, यानी फ्रांस में 99.9% जनता नेपोलियन के फेवर में थी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। असलियत में 15 लाख के करीब वोट्स ही डले थे नेपोलियन के फेवर में। फ्रेंच हिस्टोरियन क्लाउड लॉन्गलॉयस ने कई सदियों बाद 1972 में जाकर एविडेंस प्रेजेंट किया कि जो रेफरेंडम हुआ था असलियत में इसके रिजल्ट्स पूरे फ्रॉड थे। 50% से थोड़े से ज्यादा लोगों ने एक्चुअली में नेपोलियन के फेवर में वोट किया था। अच्छा, 2 साल बाद साल 1802 में एक और रेफरेंडम कराया जाता है। इस बारी नेपोलियन जनता से पूछते हैं कि क्या नेपोलियन को काउंसिल फॉर लाइफ बन जाना चाहिए, और एक बार फिर से जनता की तरफ से रिजल्ट आता है। 99.7% फ्रेंच लोग इसके फेवर में हैं। नेपोलियन हमेशा फॉर लाइफ सत्ता में बैठे रहे। अच्छा, 2 फ्रॉड रेफरेंडम्स के बाद भी नेपोलियन संतुष्ट नहीं हुए। साल 1804 में एक तीसरा रेफरेंडम कराया जाता है, ये पूछने के लिए जनता से कि क्या नेपोलियन को फ्रांस का महाराजा बन जाना चाहिए, और रेफरेंडम का रिजल्ट आता है 99.9%। भाई, आपको फ्रांस का महाराजा बन जाना चाहिए। नेपोलियन कहते हैं देखो मुझे तो वैसे कोई पावर की भूख इतनी है नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो चलो मैं बन जाता हूँ महाराजा। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअली में नेपोलियन उन लोगों में से नहीं थे जो अपनी सत्ता की भूख को छुपा कर रखते थे। नेपोलियन बड़ा खुल के कहते थे कि इन्हें सत्ता से प्यार है। पावर इज माई मिस्ट्रेस, इनकी फेमस लाइनें हैं। मैंने इसे पाने के लिए इतनी मेहनत करी है और मैं किसी भी हालत में इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। यस, सेल्फ रियलाइजेशन थी ना। दैट्स व्हाई आई हैड द शॉक कि ये क्या हो रहा है। एक्चुअली उन जमानों में ये जो सत्ता की भूख है, इसे एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी माना जाता था। यस, क्योंकि एम्बिशियस जो है नेपोलियन को सत्ता से इतना प्यार था कि अगले 10 सालों तक यूरोप में वो एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ते गए। बीच बीच में वो पीस ट्रीटी जरूर साइन करते थे, जैसे कि 1802 में एक ब्रिटेन के साथ पीस ट्रीटी साइन करेगी, लेकिन जल्द ही लड़ाई वापस शुरू हो जाती थी क्योंकि ब्रिटिश भी यहाँ सत्ता की भूखी थी। बाकी कई जो यूरोपियन देश थे उस वक्त वो नेपोलियन से सिर्फ सत्ता की भूख के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते थे। यूरोप के कई राजा महाराजाओं को फ्रेंच रेवोल्यूशन की धारा से बहुत डर था। वो नेपोलियन को एक खतरा समझते थे अपने किंगडम के लिए। मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था कि कैसे नेशनलिज्म की जो विचारधारा थी वो सबसे पहले इनलाइटनमेंट के थिंकर्स के द्वारा दी गई थी,
जैसे कि रूसो और वोल्टेयर, कि लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी होती थी। दूसरी तरफ राइट विंग के जो लोग थे उनकी आइडियोलॉजी थी मोनार्की और सोशल हायरार्की को सपोर्ट करना। जो सिस्टम चला आ रहा है वो वैसे ही चलता रहे, राजा महाराजा वाला। लेफ्ट विंग वाले लोग कहते थे कि हम लोग सब एक बराबर हैं, हम आजाद हैं और हम देश की आजादी चाहते हैं। यही नेशनलिज्म बाद में जाके बेसिस बना रिपब्लिकनिज्म का, और यही विचारधारा बड़ी तेजी से फैल रही थी बाकी यूरोपियन देशों में उस समय। रेवोल्यूशनरीज उभर कर आ रहे थे जो इन राजा महाराजाओं की सत्ता को चैलेंज कर रहे थे। तो इन राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी कोलेशंस बनानी शुरू करी। 1792 और 1815 के बीच में कोलेशन वॉर्स लड़ी गई, जिसमें मोनार्कीज फ्रांस के खिलाफ जंग पर गई। कुछ मायनों में देखा जाए तो नेपोलियन ने जो यहाँ काम किया वो एक लिबरेटर का था। यूरोप के कोने कोने तक आजादी और इनकलाब का नारा पहुंचाया। नेपोलियन की आर्मी जब इटली में गई तो उनका कहना था कि इटली के लोगों, फ्रेंच आर्मी आपकी जंजीरें तोड़ने आई है। हमारी आम लोगों से कोई मतभेद नहीं है, हम तो सत्ता में बैठे उन राजा महाराजाओं को खत्म करने आए हैं जिन्होंने आम लोगों को बंदी बना रखा है। यही कारण है कि इटली में मिलान शहर के लोग स्क्रिप्ट सेम ही चल रहा है की तरह देखते थे। नेपोलियन ने उन्हें आजादी दिलाई ऑस्ट्रियन महाराजा फ्रांसिस II से। इटालियन रेवोल्यूशनरी और पोएट ह्यूगो फोस्कोलो ने 1802 में फेमसली कहा था, आई विल नेम यू देयरफॉर बोनापार्ट, द अनहर्ड ऑफ टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ पीपल्स एंड फाउंडर ऑफ रिपब्लिक्स। साल 1803 में वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजिक कंपोजर्स बेथोवन ने अपने गाने का नाम नेपोलियन के ऊपर ही रख दिया एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट। उन्होंने अपनी सिम्फनी नंबर 3 को बोनापार्ट का नाम दिया। इनका मानना था कि नेपोलियन एक हीरो है क्योंकि वो डेमोक्रेसी और एंटी मोनार्की की विचारधारा को पूरे यूरोप में फैला रहे हैं। लेकिन वो इंसान कैसे हीरो हो सकता है जो खुद के सर पे ताज रख दे, खुद को राजा घोषित कर दे और झूठे रेफरेंडम्स कराए। जैसे ही बेथोवन को ये पता चला कि नेपोलियन ने खुद को महाराजा घोषित कर दिया है, उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि नेपोलियन सिर्फ एक आदमी है, कोई भगवान नहीं। अब ये भी सत्ता के लालच में आकर लोगों पर अत्याचार करेगा। उन्होंने अपनी सिम्फनी का नाम दोबारा से बदल दिया और बोनापार्ट का नाम हटा दिया। ये बात सच है कि नेपोलियन ने कई ऐसे फैसले लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज के खिलाफ जाते थे। 1802 में उन्होंने 2 ऐसे कानून साइन किए जिससे कि स्लेवरी वापस इंट्रोड्यूस कर दी गई। औरतों पर इनकी राय भी काफी रिग्रेसिव थी। इनका मानना था कि सबसे इंपॉर्टेंट औरत वही है जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करे। बहुत से औरतों के राइट्स इन्होंने छीन लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों को दिए गए थे। डिवोर्स लॉज में वापस आदमियों को प्रायोरिटी दे दी गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, एक और बहुत बड़ी वैल्यू थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली थी। लेकिन नेपोलियन ने इस पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू किया। जो नेपोलियन के खिलाफ बोलता उसे एग्जाइल में भेज दिया जाता और जो भी आजाद अखबार थे उस वक्त उन्हें बंद कर दिया गया। नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में स्टेबिलिटी जरूर आई, लेकिन फ्रांस रहा एक डिक्टेटरशिप ही। नेपोलियन को अगर सही में इंटरेस्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को स्प्रेड करने में, तो कम से कम वो डेमोक्रेसी वापस ला सकते थे फ्रांस में। मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी कोर्सिका की कहानी से कि कैसे बचपन में नेपोलियन सपने देखते थे कोर्सिकन इंडिपेंडेंस के, लेकिन महाराजा बनने के बाद उन्होंने कभी भी कोर्सिका को आजाद करने की नहीं सोची। इनफैक्ट फ्रांस में डेमोक्रेसी लाना तो छोड़ो, नेपोलियन जिन जिन देशों को कॉन्कर करते वहां पर भी उन्होंने अपने भाइयों को ही राजा बना दिया। मई 1808 फ्रांस स्पेन के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। स्पेन के राजा कार्लोस IV को गद्दी से उतरना पड़ता है और स्पेन का सिंहासन नेपोलियन अपने भाई जोसेफ के हाथों दे देते हैं। इससे पहले जोसेफ नेपल्स और सिसिली का भी राजा था। नेपोलियन के छोटे भाई जेरोम को वेस्टफेलिया का राजा बनाया जाता है। ये एक ऐसा रीजन है जो आज के दिन के जर्मनी में है। और 1806 में जब किंगडम ऑफ हॉलैंड को कैप्चर किया जाता है नेपोलियन के द्वारा, तो वहां के राजा भी नेपोलियन अपने भाई लुइस को बनाते हैं। लेकिन इस सारी सत्ता की भूख के पीछे नेपोलियन की एक पॉजिटिव लेगेसी भी है जिसे बताना जरूरी है। कुछ ऐसे फैसले जो नेपोलियन ने लिए जो फ्रांस और यूरोप के आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे थे। पहला, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। पहली बार फ्रांस को एक ढंग का लीगल फ्रेमवर्क मिला जहां पर कानून सही तरीके से लिखे गए। दूसरा, मेल्स को इक्वालिटी मिलना। जहां मैंने कहा कि औरतों के राइट्स छीने नेपोलियन ने और स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया, वहीं जो मेल सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए थे कानून के अंदर, उन्हें बदला नहीं गया। तो इसके बाद से हमेशा के लिए फ्यूडलिज्म खत्म हो गया फ्रांस। नेपोलियन ने जिन जिन टेरिटरीज पर कब्जा किया वहां भी यही सारे कानून लागू किए गए। तीसरा, सेक्युलरिज्म। नेपोलियन के अंडर फ्रांस की सरकार सेक्युलर थी। रिलीजियस फ्रीडम था फ्रांस में, जो जिस धर्म को प्रैक्टिस करना चाहे उसे उसकी आजादी थी।
साल 1801 में क्रिश्चियनिटी की वापसी जरूर देखने को मिली फ्रांस में, जब नेपोलियन ने एक एग्रीमेंट साइन करी पोप के साथ, लेकिन जो सरकार और चर्च के रिलेशंस थे वो पहले जैसे कभी वापस नहीं हो पाए। जो बैलेंस था वो सरकार के फेवर में ही ज्यादा टिल्टेड था। चर्चेस में जो ट्रेडिशनल पोजीशंस हुआ करती थी कैथोलिक क्लर्गी की, वो वापस लौटी जरूर, लेकिन बिशप्स को सेलेक्ट करने का काम अब वो नेपोलियन ने खुद किया, वो सरकार के कंट्रोल में था। चर्च के जो फाइनेंसेस होते थे वो अब सरकार के थ्रू सुपरवाइज किए जाते थे। तो चर्च की पावर बहुत कम हो गई इसके बाद से हमेशा के लिए यूरोप में। चौथा, एक बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करना। नेपोलियन ने साल 1800 में एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी। जो हाइपर इन्फ्लेशन इससे पहले देखने को मिल रही थी वो कंट्रोल में आई और इनकी करेंसी स्टेबलाइज हुई। पांचवा, एक मॉडर्न और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले नोबिलिटी और राजा महाराजाओं को कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, लेकिन नेपोलियन के सिस्टम के अंदर कोई भी इंसान टैक्सेस देने से बच नहीं सकता था। छठा, एजुकेशन सिस्टम। नेपोलियन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल सेटअप किए। एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना करी गई। एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई गई। टीचर्स की ट्रेनिंग की जाने लगी और एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होने लगी टीचर्स की। टेक्निकल स्कूल, सिविल सर्विस स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल सबको सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा। एजुकेशन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। सातवां, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। 1808 में इन्होंने पेरिस के पुराने वाटर पंप्स को मॉडर्नाइज किया, एक नया कैनाल बनवाया ताकि पेरिस में डायरेक्टली पानी पहुंच सके। 15 अलग अलग वाटर फाउंटेन्स कंस्ट्रक्ट करवाए। ये इंश्योर किया गया कि पेरिस में रहने वाले लोग कभी भी भूखे ना मरे। जो स्टोर रूम्स और ग्रैनरीज थी उन्हें भी मॉडर्नाइज किया गया। 8 नए मार्केट्स इन्होंने बनवाए, वाइन मार्केट, व्हीट मार्केट, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगा। तो ऐसा कंक्लूजन यहाँ पर देखा जाए, नेपोलियन सत्ता का भूखा जरूर था, लेकिन वो कोई चौथी पास राजा नहीं था। नेपोलियन एक इंटेलिजेंट आदमी थे जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर निकले, जिन्होंने कई अच्छे कदम लिए फ्रेंच लोगों के लिए। कुछ लोग नेपोलियन को हिटलर से कंपेयर करते हैं, जो कि मेरी राय में बिल्कुल भी सही कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि नेपोलियन ने कभी भी किसी एक धर्म के खिलाफ या एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, और ना ही नेपोलियन ने कभी कोई डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी अपनाई। ये बात सच है कि लाखों लोगों को मारा जरूर नेपोलियन, लेकिन वो सब वॉर और सत्ता के लालच में किया। फाइनली अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि नेपोलियन का अंत कैसे हुआ। नेपोलियन ने कई सारी बैटल्स जीती, लेकिन कई सारी हारी भी, जैसे कि इजिप्शियन कैंपेन जिसकी मैंने बात करी। नेपोलियन ने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंस्टॉल किया था, जो कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड था ब्रिटेन के ऊपर सारी फ्रेंच एलाइड कंट्रीज के द्वारा। जब रशिया ने इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ब्रीच किया साल 1812 में, नेपोलियन ने रशिया पर हमला बोल दिया। रशियन फोर्सेस ने लड़ने से ही मना कर दिया। रशियन फोर्सेस पीछे हट जाती और मैदान पर ही आग लगा देती, ताकि जब नेपोलियन की फोर्सेस वहां तक पहुंचती तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। नेपोलियन की आर्मी ऐसा करते करते मॉस्को तक पहुंच गई, लेकिन मॉस्को में कुछ था ही नहीं। 1 महीने तक उन्होंने इंतजार किया कि दूसरी तरफ से कोई सरेंडर आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। खाली शहर, कोई खाना मौजूद नहीं, तो नेपोलियन को अपनी भूखी आर्मी को वापस मोड़ना पड़ा। अगले साल 1813 में यूनाइटेड किंगडम, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और कई और देश साथ में मिलकर नेपोलियन पर हमला करते हैं। इसे बैटल ऑफ लाइप्जिग कहा जाता है, और ये हार फ्रांस को बहुत बड़ी पड़ती है, जिसके बाद नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया जाता है एल्बा के आइलैंड पर साल 1814। अगले साल 1815 में एक बड़ा ड्रामेटिक कमबैक देखने को मिलता है नेपोलियन का, जब वो दोबारा से सोल्जर्स इकट्ठे करके आते हैं और मार्च करते हैं पेरिस की ओर। लोगों की भीड़ उनके साथ इकट्ठी हो जाती है और वो वापस से राजा बन जाते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ 3 महीने तक चलती है। यूनाइटेड किंगडम और उसकी एलाइज एक बार फिर से नेपोलियन के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जो इस बारी फाइनल बैटल बन जाती है नेपोलियन की, द बैटल ऑफ वाटरलू। इस बार नेपोलियन को बहुत बहुत दूर के आइलैंड पर डिपोर्ट किया जाता है, सेंट हेलेना। फिर से आखिरी सांस लेते हैं 6 साल बाद, साल 1821 में, और यहाँ अंत होता है नेपोलियन की इस बेहतरीन दास्तान का। यहाँ पर आपकी क्या राय है नेपोलियन के बारे में, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ पूरी कहानी सुनने के बाद। उम्मीद है नेपोलियन के बारे में अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। अब आपको मूवी देखने में भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब आपको पता होंगे कि किन कैरेक्टर्स को मूवी में दिखाया जा रहा है। तो जाकर देखना इस मूवी को सिनेमाज में, अब बहुत ही दिलचस्प है मेरी राय में। हाँ जी, मूवी देखने का प्लान है। यस जरूर। फ्रेंच रेवोल्यूशन को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो समझाया जरूर देखेंगे। यहाँ क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ध्रुव वंस अगेन। यस व्हाट अ गाइस। एंड मैं इम्प्रेस उस वक्त हुआ जब हालांकि ध्रुव ने अच्छा खासा रोस्ट किया। यस
ठीक, उसके बाद उसके फिर अच्छे एस्पेक्ट बताए। यस यस, ये और बड़ा न्यूट्रलिटी इस पर्सपेक्टिव, बंदे- बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेपोलियन ऐसे ही थे कुछ। एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस गाय कि ये बंदा मतलब ऑब्जेक्टिवली उस चीज को एक्सप्लेन करता है व्हाट इज इट, और 31 मिनट कैसे गुजरे ये तो पता ही नहीं चला। एंड बड़ा ग्रेट नैरेटर What a great narrator he is, and he is funny too. A great bit of editing there यार, कमाल, मतलब कमाल करिए। अच्छा, मैं पूरी वीडियो के दौरान एक बात सोचता रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आप नेपोलियन के करेक्टर को साइको एनालाइज करें, he was bullied in his childhood. अब उस बुलिंग का उसके अडल्ट लाइफ पे क्या असर हुआ? He needed external validation constantly. यस, उसके लिए पावर, 3 रेफरेंडम, फिर पावर हंगर। मतलब आप अपने बच्चों को किस तरह, आप जो बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे होते हैं उससे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, अगर आप नेपोलियन को साइकोलॉजिकली समझें तो नेपोलियन करेक्टर आपको बड़ा मजेदार और किस्म का खुल के आएगा, अगर इसको फ्राइडियन साइकोलॉजी के लिहाज से समझा जाए। यस, एट द सेम टाइम जब दिखाया गया कि वो उसकी जो इसका जो टिल्ट था वो बुक्स उस वक्त की जो रूसो की और वॉलेटायर की किताबें, वो उसकी जब उसके पास पावर रही, उसने एडमिनिस्ट्रेटर जो बना है वो जो इम्प्लीमेंटेशन किए, तो वो एट द सेम टाइम वो बचपन में वो जो चीजें इसके एक्सपोजर बना और जो इनके और उसका रिफॉर्म्स में एजुकेशनल रिफॉर्म्स जरूर थे, बिकॉज ड्यूरिंग एजुकेशन बुलिंग का क्या इम्पैक्ट आ रहा है एक्सटर्नल वैलिडेशन पे। उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन पूरी जिंदगी रिक्वायर्ड रही। दैट्स या मुझे बड़ा मतलब एट द एंड ऑफ द That's मतलब आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, और बचपन के असरात आपकी दिगर की बकाया जिंदगी पे, तो इन चीजों को मैं काफी ज्यादा, मतलब मैं पूरी वीडियो के दरमियान यही सोचता रहा कि यस यस दिस हैपेंड। और नेपोलियन का करेक्टर मेरे लिए हमेशा बड़ा मिक्स मैच रहा है। पहले भी पढ़ा सुना, लेकिन नेपोलियन कभी मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाया, और आज की वीडियो के बाद भी मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि आइदर आई हेट नेपोलियन और आई लव नेपोलियन। ये तो मेरे ख्याल में ऑडियंस ही बता सकेगी। अब हमारी ऑडियंस में हमें जरूर बताए कि नेपोलियन उनको कैसा लगा। मुझे उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जितने भी काम थे वो बड़े पसंद आए। Yes. उसका जो भी वे था, यू नो, पावर वाला, वो जो उसका रास्ता था। एंड एक चीज यहाँ ये भी है जिया भाई कि जब हम हिस्ट्री को यहाँ से यू नो एक स्टोरी बना रहे होते हैं, तो हम हमारे पास कुछ यू नो बिट्स में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम कनेक्ट करते Yes. हैं। एंड जस्ट इमेजिन उस वक्त वो जो बंदा बैठा होता है वो उस तरह की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फैसले कर रहा होता है। यस यस, ठीक है, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% आपने उस चीज को क्या कहते हैं उसको अपने उसमें सांचे में ले आइए, समझ लो कि Yes. उसने ऐसा किया था तो ऐसा क्यों किया था। वहाँ बहुत सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं। यस, ह्यूमन फैक्टर्स है ना, ह्यूमन फैक्टर और ह्यूमन हिस्ट्री जब आप नरेट कर रहे होंगे या सुन रहे होंगे या समझ रहे या पढ़ रहे हैं, तो आप उसको 100% नहीं मान सकते। Yes. मतलब ये नहीं होता कि हिस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ बिट्स ऐसे रह जाते हैं जो नहीं डिस्क्राइब हो पाते। अब नेपोलियन ने इतनी सारी जंगें लड़ी, किस वजह से लड़ी, अब ये नेपोलियन के दिमाग में तो जाके कोई नहीं बता सकता कि नेपोलियन किस तरह सोचा करते हैं। हाँ, नेपोलियन के बारे में जिन लोगों ने लिखा वो यही बताते हैं, मतलब ही वाज काइंड ऑफ अ ह्यूमन, ही इज अ ह्यूमन, ना वो फरिश्ता था और ना वो शैतान था, ही वाज अ ह्यूमन इन हिज प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब इंसान शायद ऐसे ही होते हैं। एंड मैंने कई लोगों के मुंह से भी सुना, और मेरा अपना मानना भी यही है कि अगर नेपोलियन को ये ना होता कि वो रूस जाके कंकर करें, तो नेपोलियन कभी भी ना हारते। और देखिए, रूस हेल्प ही ना करता ब्रिटेन की टू अटैक नेपोलियन, और ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेते, नेपोलियन सबको पहले भी हरा चुके थे ना, कुछ हारे भी कुछ हराया भी, मर नहीं रहे थे उनसे, बट दे वुड नॉट हैव कंकर्ड फ्रांस। मतलब नेपोलियन एक बहुत बड़ी, मतलब एक करैक्टर है हिस्ट्री का जो हमेशा याद रखा जाएगा। एंड ही वाज अ ब्रेव गाय, ही वाज अ वेरी ब्रेव गाय। एग्जैक्टली। और जितनी जंगें हुई हैं, यूरोप इतना लड़ाई आपस में, इतना खून बहाया, उसके बाद में अकल आई है कि बस वर्ल्ड वॉर्स, दे फॉट 2 वर्ल्ड वॉर्स, और इसके बाद 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं नेपोलियन बोनापार्ट के, और इससे पहले मिलियंस नेपोलियन मार चुका है। यूरोप हैज सीन सम ब्लड। भाई बहुत अछाड़ पछाड़ हुई है, मतलब इतनी जंगें और इतना ज्यादा, क्या कहने लगा था मैं, इतने और नाम भी इस दौरान बड़े बड़े। यस, और अगर आप फिलॉसफी को देखें तो फिलॉसफी तो सारी की सारी इसी Yes. टाइम पीरियड की है। जर्मन फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर, जॉन सार्टर जो है, जॉन पॉल सार्टर, वो भी इसी एरा के हैं, एनलाइटनमेंट पीरियड के हैं। अभी जिस तरह 2 फिलोसफर्स का जिक्र इन्होंने किया, रूसो और वोलाटायर, Yeah. मतलब दे आर बिग नेम्स इन द हिस्ट्री। और एनलाइटमेंट पीरियड का, और सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म, फिर ट्रेडिशनलिज्म का, ट्रेडिशनलिस्ट के साथ लड़ाई, मतलब दिस इज ऑल, मतलब 40 मिनट से ज्यादा तो ऑलरेडी हो चुका है, इसको 40-50 मिनट और चाहिए होंगे अगर इनकी डिटेल में जाया जाए तो। अगेन ध्रुव की बात हम कहते हैं, यस, इस बंदे की
स्टोरी टेलिंग, इसकी वीडियो एडिटिंग और इसका मुस्कुराने का अंदाज और हाउ ही हैड द ह्यूमर टू इट, इतनी सेंस सीरियस ऑफ ह्यूमर। या इतनी सीरियस बात पे आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर एडिंग अ ह्यूमर। खेल गया उसके साथ। यस यस, ये वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। मतलब इनके ब्लॉगिंग चैनल को भी मैं फॉलो करता रहता हूँ, अगर आपको भी टाइम मिले तो आप जरूर जरूर, देखिएगा। जरूर। तो उसमें इसने कुछ दिखाया, अपने स्टूडियो का भी दिखाया, किस तरह से ये कर रहा होता है, शॉर्ट्स पहन के बना रहा होता है। ओके हाँ, और इनकी ओके, हम भी स्टूडियो में मौजूद है, कल से शॉर्ट्स में आएंगे हम भी। लेट्स फॉलो थ्रू। सर्दी है। वेल, उसमें फिर दिखा रहा होता है कि किस तरह से करो। ये जो हम हमें 30-31 मिनट की वीडियो लगती है, इसमें पूरा एक मेहनत, यस, और वो नजर आती है मेहनत यार, एडिटिंग क्रोनोलॉजिकली जिस तरह से इवेंट्स को रिसर्चर बहुत बड़ा है। यस, और रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च, और उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर जितनी मेहनत हुई है वो नजर आती है, और बहुत कमाल तरीके से इन्होंने बताया इस वीडियो के अंदर भी, और इनको बस सुनते रहने का दिल करता है कि मजीद चले। मतलब 31 मिनट बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, लेकिन जब ध्रुव जैसे लोग बोलने वाले हो तो ये टाइम बहुत कम लगता है आपको हमेशा। ये बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन इस वक्त। यस, हर तरह से, मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव। एक तो हमें हमारी हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं, क्योंकि वो यूरोप में जो चल रहा है किताबों में, और कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन वो एक सरसरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन और आज के दौर में हिस्ट्री पढ़ने का टाइम जो है, मतलब जितना फास्ट फॉरवर्ड दुनिया चल रही है, भाग दौड़ के अंदर, इस तरह आपको एक कैरेक्टर के बारे में हिस्ट्री सुनाने वाले लोग मिल जाना, तो उनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। किताबें भी बहुत महंगी हो गई हैं पाकिस्तान में, इसलिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारी पेपर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप पाकिस्तान के मसाइल शुरू कर दे यार, कहीं पे भी जाए देखे ना, मैं हमेशा से कहूंगा पाकिस्तानी बच्चों को, लड़कों लड़कियों को पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ने की बात होती है तो वो कहते हैं यार किताब नहीं है, किताब उनको खरीदने का होगा तो वो कहते हैं महंगी बहुत है। अब ये सारे एक्सक्यूजेज आई थिंक, अब क्योंकि हम जानते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी जैसे ऐसे एडवांसमेंट हुई है, और हमारा अटेंशन जो एक स्पैन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और तो बोर हो जाता है बंदा। तो यस, सेम चीज आप एक इंटरेस्टिंग स्टाइल में, जब ध्रुव जैसे बंदे, नीतीश राजपूत हो गए, और नीतीश तो खैर ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा वो कर रहा होता है, लेकिन ध्रुव जो है इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कमाल है। तो जब इस तरह की हिस्ट्री टीचर हो तो कौन मिस करेगा हिस्ट्री क्लास। इस तरह के हिस्ट्री टीचर्स होने चाहिए। You copied a meme here. I see what you did there. Yes, और बहुत सारे कमेंट्स इवन ध्रुव की उसमें भी इस तरह से कमेंट्स हो रहे होते हैं कि वो लोग मजे के अंदाज से ये तो इस तरह की कर रहे हैं। मतलब इस सब कॉन्टिनेंट एरा के, सब कॉन्टिनेंट रीजन के अंदर आप तो ह्यूमर लेवल तो हमारा वैसे ही बहुत इलीट चल रहा है। ह्यूमर लेवल में तो हम लोग जिस तरह की मीम्स दे रहे हैं दुनिया को, वो विल बी द जनरेशन नोन फॉर देयर मीम्स। Well, ladies and gentlemen, हम तो सारी रात बैठ के बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, अभी तक आप बने हुए तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन फैमिली। रेड बटन नीचे होगा सब्सक्राइब वाला, अगर आपको अगर अच्छा आपका दिल चाहे तो आप इस ऑनलाइन फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हम इसी तरह से इकट्ठे रहेंगे, इस तरह से इनफॉर्मल गुफ्तगू जो है उसको जारी रहेगी। और जिया भाई, थैंक यू सो मच, आप मुझे अपने चैनल पर ऑलवेज वेलकम। बड़ा मजा आता है। आप भी तो जान है इन वीडियोस की, आपकी वजह से इतनी वीडियोस है। सर अभी ज्यादा हो रहा है, तो वी विल बी बैक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे, हमें दुआ में याद रखें। लव, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंडिंग आप करें। अल्लाह हाफिज एंड पीस आउट। अल्लाह हाफिज जी।